हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नेफ्रॉन और उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे मूत्र निर्माण, उसकी पूरी प्रक्रिया, और हो सके तो आज ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। 1 नंबर गुच्छीय निषेधन, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलार अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसमें निषेधन का मतलब है छानना। जिस टाइप से हम हमारे चाय को छानते हैं, उसमें चाय पत्ती, अदरक वगैरह वो सब ऊपर रह जाती है और चाय छन जाती है, उसी टाइप से यहाँ पे निषेधन होता है हमारे ब्लड का। फिर होता है पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलार रीअब्जॉर्प्शन यानी हमारे जो वृक्क का नलिकीय भाग होता है, पीसीटी डीसीटी, वहाँ पे क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन होता है। एक बार अब्जॉर्प्शन हमारे पाचन तंत्र होता है वहाँ पे हो जाता है, और दूसरी बार यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पुनः अवशोषण। फिर आता है श्रवण, या फिर इसको बोला जाता है ट्यूबुलार सिक्रेशन। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि मतलब हमारे यूरिन को, पीएच को रेगुलेट करने के लिए जो ब्लड छन के जाता है मूत्र में, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रेट कर दी जाती है, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया, ये सब उसमें सिक्रेट की जाती है, तो इसे बोला जाता है ट्यूबुलार सिक्रेशन। ये तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल से। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। तो मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निषेधन होता है। केशिका गुच्छ की कल हमने संरचना देखी थी। उसमें जो अपवाही धमनिका है और अभिवाही धमनिका है वो जाल बनाती है, उसमें निषेधन होता है, और इसे बोला जाता है गुच्छीय निषेधन, ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन। केशिका गुच्छ को ही ग्लोमेरुलस बोला जाता है। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निषेधन किया जाता है। 1 मिनट में कितना ml रक्त वो छानते हैं? 1100 से 1200 ml, वृक्कों यानी दोनों किडनी के द्वारा, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। 1 मिनट में हृदय कितना रक्त निकालता है? कम से कम 5 लीटर, तो 5000 लीटर हो गया, और 1100 से 1200 देखें तो इसका हम निकाले अनुपात, तो 1/5वें भाग के बराबर ये आता है। फिर है कि गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर की 3 परतों में से निषेधन करता है। जो हमारा केशिका गुच्छ होता है और जो रक्त वाहिनी है, उनके दोनों के बीच की जो निषेधन होता है, उसमें 3 परतें यहाँ पे आती है। वो 3 परतें कौन कौन सी है? ये है हमारा बोमेन सपुट, इसके अंदर केशिका गुच्छ होता है, और ये है हमारी रक्त वाहिनी। तो ये जो रक्त वाहिनी है, इसमें जो इसकी लेयर है, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में, तो ये बनी होती है एंडोथीलियम की सरल सल की उपकला से। तो एक तो ये रही हमारी 3 परतों से बना, बीच में हमारी आती है आधारी झिल्ली या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और 3 नंबर पे हमारी परत आती है यहाँ पे अंदर वाले बोमन सपुट की आंतरिक भित्ति की कोशिकाएं। ये सरल सल की उपकला से बनी हुई होती है, और ये स्पेशल कोशिकाएं होती है जिन्हें बोला जाता है पोडोसाइट्स। इनकी संरचना वैसे पैर के समान होती है, इनमें पैर से निकले हुए हैं, इसलिए इसको पोडोसाइट बोला जाता है। तो ये तीनों झिल्लियों से मिलकर हमारी बनती है निषेधन रंध्र, यहाँ पे उपस्थित होते हैं, इसको निषेधन झिल्ली बोला जाता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और ये नीट में क्वेश्चन पहले भी पुटअप हुआ है। तो हमने तीनों लेयर देख ली। ये 3 परतें हैं गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला। रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला थी सरल सल की उपकला की एंडोथीलियम, तथा इन दोनों परतों के बीच पाए जाने वाली आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लास्ट में हमारे थी बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं। भीतरी जो भित्ति थी उसकी जो पोडोसाइट थी, वो उसकी 3 नंबर लेयर आ गई, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है, यानी विशेष प्रकार से अरेंजमेंट होता है इनका, पैर के समान निकली हुई संरचना उस टाइप से देखा था, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश, उसमें जो बीच में अवकाश रह जाते हैं, उन्हें निषेधन क्षेत्र बोला जाता है, स्लिट पोर भी इन्हें बोला जाता है, या फिर निषेधन खाच भी इन्हें बोला जाता है। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या छनेगा? इसमें छनेगा रुधिर का जो प्लाज्मा भाग छनेगा इसमें, और प्लाज्मा में से प्रोटीन को छोड़कर पूरा भाग है वो छन जाएगा, और संपुट यानी बोमेन संपुट की गुहा में इकट्ठा, यहाँ पे बोमेन संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए इसे परा निषेधन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। इतना बारीकी से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, निषेधन होता है, इसीलिए इसको परा निषेधन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निषेधित की गई मात्रा गुच्छीय निषेधन GFR कहलाती है। 1 मिनट में जितनी जो ब्लड की मात्रा है, जितनी मात्रा निषेधित की जाती है, उसे गुच्छीय निषेधन या फिर GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन रेट।
और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये स्वस्थ मनुष्य में 125 मिली प्रति मिनट 125 ml प्रति मिनट होती है। यानी पूरे डे में एक दिन में देखें तो 180 लीटर, एक दिन में 180 लीटर निषेध छानते हैं हमारे वृक्क के द्वारा। तो GFR हो गई प्रति मिनट बनने वाले निषेध की मात्रा, और प्रति मिनट 120 ml क्षमता, और प्रति दिन में देखें एक दिन में तो 180 लीटर। फिर आता है कि गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। इसकी जो दर होती है गुच्छ निषेध के छनने की, उसको रेगुलेट करने के लिए क्रियाविधि अपनाई जाती है, और वो क्या है, किसके द्वारा होती है, गुच्छीय आसन उपकरण। यहाँ पे ये गुच्छीय आसन उपकरण है, इसके द्वारा अति सूक्ष्म क्रियाविधि मतलब बहुत बारीकी क्रियाविधि अपनाई जाती है। ये विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका के केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। ये कैसे बनता है, ये हमारी जो अभिवाही धमनी थी उसकी जो शाखाएं ब्रांचेज है अंदर, और ये ऊपर है हमारी DCT यानी दूरस्थ संवलित नलिका, उसके ये दोनों पास में आके ऐसे इकट्ठा होकर नेफ्रॉन में मिलती है, तो वहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे उपकरण बन जाता है। इसमें नॉर्मल सरल तल की उपकला थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे ये लंबी हो जाती है, शाखाएँ स्तंभाकार बन जाती है। और यहाँ पे जो बीच में कोशिका होती है इनको बोला जाता है लेसिस पॉलिकिसंस कोशिकाएं, या फिर पैकिंग सेल्स भी बोला जाता है। यहाँ पे जो ये कोशिकाएं इनको बोला जाता है मैक्यूला डेंसा। और यहाँ पे जेजी कोशिकाएं इसे सानिध्य गुच्छ कोशिकाएं होती है जो कि रेनिन का सिक्रेशन करती है। रेनिन यहाँ पे एंजाइम या हार्मोन बोल सकते हो, कि जो कि ये जो निषेध है GFR इसको रेगुलेट करने का काम करता है। यही हमारा है सानिध्य गुच्छ उपकरण या फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। गुच्छीय आसन उपकरण भी बोल सकते हैं इसे। और ये कहाँ पे होता है बता दिया, कैसे रूपांतरण होता है इसका। गुच्छ निषेधन दर में गिरावट से इन आसन गुच्छ कोशिकाओं द्वारा क्या सिक्रेट करती है, ये जेजी सेल है वो रेनिन का सिक्रेशन करती है। इसे हम वृक्क क्रियाओं का नियमन है अभी आगे, तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये रेनिन के स्रावण से सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निषेधन ये क्या करती है, ये क्या करेगी कि ब्लड जो सर्कुलेशन है उसके प्रवाह को बढ़ा देगी, यानी BP को बढ़ा देगी, और उससे क्या होगा GFR रेगुलेट होगा और उसको नॉर्मल कर देगी। रेनिन बढ़ेगा, रेनिन सिक्रेट करवाएगी। अगर GFR कम हो रहा है, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, तो रेनिन सिक्रेट करवाएगी जेजी सेल, फिर BP बढ़ेगी इससे, और इससे GFR नॉर्मल हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा जो पहले कम था। फिर है कि प्रतिदिन बनने वाले निषेधन के आयतन, यानी 180 लीटर प्रतिदिन बनता है। इसकी उत्सर्जित मात्रा 1.5 लीटर से तुलना की जाए, एक दिन में 1.5 लीटर तक ही हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। और एक दिन में बनता कितना है निषेध, 180 लीटर। तो हम 180 लीटर तो नहीं निकाल सकते पूरा, तो 1.5 लीटर से तुलना की जाए इसकी, तो हम देखते हैं कि 99% निषेध वो कहाँ गया, वो हमारी जो ट्यूबुलर थी, जितने भी ट्यूब्यूल्स थी हमारी नलिका तंत्र था जो हमारे नेफ्रॉन का, उसके द्वारा रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। मैं रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहला अब्जॉर्प्शन पहली बार किया जाता है हमारे पाचन तंत्र के द्वारा, और दोबारा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रीअब्जॉर्प्शन या फिर पुनः अवशोषण। तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ गया पुनः अवशोषण, जिसको बोला जाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। एक होता है सक्रिय परिवहन, दूसरा निष्क्रिय परिवहन, उसके द्वारा रीअब्जॉर्प्शन करती है। तो उदाहरणार्थ निषेध पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा सोडियम इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं। जो क्या है हमारे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम है, इनका तो सक्रिय परिवहन होता है, ATP यानी सक्रिय परिवहन, सक्रिय पुनः अवशोषण यहाँ पे होता है। साथ में H2O भी यहाँ पे आ जाता है। फिर है कि जो नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन अपशिष्ट ये निष्क्रिय रूप से अवशोषित किए जाते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। जो प्रारंभिक भाग होता है वृक्काणु का, नेफ्रॉन का, तो वहाँ पे जल का पुनरावशोषण, जल को तो मतलब जल तो साथ में चला जाता है, सोडियम का करेंगे तो साथ में चला गया, तो ये निष्क्रिय और सक्रिय दोनों टाइप से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि मतलब सिक्रेशन वाला हमने देखा था। तो मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निषेध में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया
NH3 जैसे पदार्थों को स्रावित करते हैं यानी सिक्रेशन करती है नलिकाकार कोशिकाएं। हमारे जो ट्यूबल्स थे वहाँ पे जो ट्यूबुलर सिक्रेशन बोला जाता है इसे, इसमें जो नलिकाकार कोशिकाएं थी वो इनका स्रावण करती है इन तीनों चीज़ों को। हाइड्रोजन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पीएच को रेगुलेट करने में। जो यूरिन है उसकी पीएच कितनी होती है, ये 6 होती है यूरिन की पीएच, और हल्का अम्लीय होता है मूत्र। नलिकाकार स्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यहाँ शारीरिक तरल आयनी व अम्लक्षार संतुलन को बनाए रखता है। एक तो आयनी संतुलन जो आयनों का बैलेंस है उसको बनाए रखता है, फिर एक अम्लक्षार संतुलन एसिड बेस बैलेंस। तो समझ में आ गया ये पॉइंट। फिर हम पढ़ेंगे वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। ये हमने पढ़ा था कि मूत्र निर्माण कैसे होता है, इसमें अलग अलग चीज़ें काम में आ रही थी हमारे पीसीटी, डीसीटी, लूपोफ, हेनले, वो सब। अब हम अलग अलग सबके कार्य देखेंगे। पहला आता है समीपस्थ संवलित नलिका। तो यहाँ पे क्या होता है, समीपस्थ या पीसीटी से बोलते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो आंसर है इसका समीपस्थ संवलित नलिका या फिर पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी हुई होती है। इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला। ब्रुश बॉर्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। अवशोषण नहीं, पुनरावशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्षेत्र को बढ़ा देती है। एरिया यहाँ पे इंक्रीज करती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व यहाँ पे सभी आवश्यक कौन कौन से हो गए, किन किन का वो अब्जॉर्प्शन कर रही थी, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल, इनका तो 100% अब्जॉर्प्शन कर लेती है। और जो 70 से 80% हमारा विद्युत अपघटन जो आयन वगैरह थे और जल है उनका पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। कितना, 70 to 80%। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच और आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और अमोनिया आयनों को निस्सेंद में श्रावण कर देती है, और HCO3 का पुनरावशोषण यानी बाइकार्बोनेट का भी यहाँ पे पुनरावशोषण किया जाता है। स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है हमारा पीसीटी। तो ये पीसीटी है और ये पास में है हमारी परिनलिका केशिका। इसके द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। तो कैसे होगा यहाँ पे इसके द्वारा, तो यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इनका तो 100% पुनरावशोषण हो गया। फिर जो सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका 70 to 80% पुनरावशोषण हो गया। साथ में जल है, ये निष्क्रिय रूप से इसका पुनरावशोषण हो रहा है। यहाँ पे पीसीटी एवं प्लाज्मा निस्सेंद है यहाँ पे, और परासरण बराबर, इसको आइसोटोनिक संपरासनी यहाँ पे बराबर रखते हैं। निस्सेंद यहाँ से आता है, तो इसमें सिक्रेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन, अमोनिया और के पॉजिटिव यानी पोटेशियम आयन का सिक्रेशन हो रहा है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाएं होती है, इसलिए ये सक्रिय रूप से इनका पुनरावशोषण करती है। पीसीटी में कौन सी कोशिकाएं होती है, सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला होती है, और ये सक्रिय पुनः अवशोषण करती है और पुनरावशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। ओके, क्लियर। सेकंड है हमारा लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले लूप। इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे होती है, कल भी बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर होती है हेयर पिन के आकार की। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण। हेनले लूप की जो आरोही भुजा है, जो ऊपर जाती है हेनले लूप की भुजा, उसमें सबसे कम पुनरावशोषण होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है पीसीटी में, सबसे कम हेनले लूप में बोल सकते हैं, और हेनले लूप में भी पूछे तो उसकी आरोही भुजा में सबसे कम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतर्काशी तरल की परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप है, उसके चारों ओर क्या होगा, हेनले लूप यहाँ पे मेडुला में प्रेजेंट होता है, मध्यांश में, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है वो कोर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये उसके क्या करता है, परासरणता के नियमन यानी ओस्मो रेगुलेशन का यहाँ पे ये काम करता है। उसकी जो अंतर्काशी तरल है, जो मध्यांश में जो तरल है, उसकी परासरणता को बनाए रखने का ये काम करता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे अपारगम्य लिखा है और यहाँ पे पारगम्य, तो इसको यहाँ पे अपारगम्य करना है, यहाँ पे पारगम्य करना है। तो अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है। जो हमारी अवरोही भुजा होती है हेनले लूप की, जो नीचे की तरफ आती है, वो जल के लिए, ये जो अवरोही भुजा ये जल के लिए पारगम्य यानी इससे जल बाहर की तरफ जा सकता है। और जो हमारी ये आरोही भुजा है, ये NaCl के लिए पारगम्य होती है और जल के लिए अपारगम्य। ये NaCl के लिए अपारगम्य और जल के लिए पारगम्य होती है, दोनों में उल्टा है। पारगम्य होती है परंतु विद्युत अपघटन यहाँ पे NaCl को बोल दो,
ये नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। यहाँ से क्या हो रहा है, जल के लिए पारगम्य है। जैसे जैसे जल निकल रहा है तो कोई भी चीज़ और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी अगर उसमें से जल को निकाल देंगे। अगर नमक का पानी है उसमें से पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, पूरा निकाल दो, तो फिर उसमें जो बचेगा लास्ट में नमक बचेगा और वो गाढ़ा हो जाएगा जो भी तरल है। इस टाइप से ये इसको सांद्र करती है। फिर जो जल के लिए अपारगम्य होती है उसकी आरोही भुजा, वहाँ से क्या होता है कि वैद्युत अपघटय का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से होता रहता है। और जो निस्यंद ऊपर जाता है वैसे वैसे विद्युत अपघटय के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद तनु हो जाता है। यहाँ पे जो गाढ़ा हुआ था वहाँ पे वापस ऐसे यहाँ पे NaCl के लिए ये पारगम्य, यहाँ से NaCl बाहर निकल रहा है और जल ऐसे अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि जो पदार्थ था वो हमारा और ज़्यादा तनु हो गया, पतला हो गया। इसे डायलेटिंग लिम्ब या फिर तनु भुजा भी बोला जाता है और इसे सांद्रित भुजा बोला जाता है, क्योंकि ये सांद्र करती है और ये इसको पतला करके तनु करती है। ये आगे समझ की सर्वाधिक पुनः अवशोषण PCD में होता है और सबसे कम होता है हेनले पास की आरोही भुजा में। ये जो अभी डायग्राम में दिखा था वही सेम है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे DCT दूरस्थ सम्मिलित नलिका। इसमें क्या होता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में यानी कंडीशनल, यहाँ पे कंडीशनल सिचुएशन में क्या होता है कि सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सोडियम और जल का पुनरावशोषण होता है। यहाँ पे रियल में होता क्या है कि दूरस्थ सम्मिलित नलिका यानी DCT रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन और pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण और इनका ये सिक्रेशन करती है। चयनात्मक यानी कंडीशनल, उसको चूज करके फिर उसमें सिक्रेशन करेगी कि कितना वो तनु है, कितना सांद्र है, उस हिसाब से। और ये pH को रेगुलेट करती है, सोडियम पोटेशियम आयन का संतुलन करती है और बाइकार्बोनेट का ये पुनर्शोषण करके हाइड्रोजन पोटेशियम और अमोनिया, हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनिया का ये सिक्रेशन करती है, उसमें स्रावण कर देती है। फिर आता है हमारा, एक मिनट, ये हमारी DCT। इसमें ये हाइड्रोजन का जो सिक्रेशन क्यों कौन करवाएगा, एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये इसका सिक्रेशन करवाता है, H2O को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और यहाँ पे एल्डोस्टेरोन होएगा तो वो H2O को रीअब्जॉर्प्शन करवा के सोडियम को भी रीअब्जॉर्ब करवाएगा। यहाँ पे सरल घनाकार उपकला होती है और विशिष्ट परिस्थितियों में पुनः अवशोषण ये यहाँ पे करवाता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम और H2O का, और जो ADH या वेसोप्रेसिन है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है, ये सिर्फ H2O का। तो मतलब DCT में बहुत कम, मतलब कम पुनरावशोषण होता है। फिर आती है संग्रह नलिका, ये लास्ट पार्ट है इसका। ये लंबी नलिका वृक्क के वल्कुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। ये जो लंबी नलिका है वल्कुट भाग से मध्यांश, यहाँ से ये वल्कुट है ऊपर वाला, मध्यांश भाग तक लंबी नलिका है और ये फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। अब हमें जितनी इसकी सांद्रता रखनी है मूत्र की, उस हिसाब से इसमें जल का बड़ा भाग अवशोषण किया जाता है। यहाँ से यह भाग मध्यांश की अंतर्काशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। इसमें क्या हुआ कि अगर इसको जो परासरणता है उसको बनाए रखने के लिए ये यहाँ पे यूरिया बाहर निकाल देगा। किसमें, यहाँ पे जो अंतर्काशी फ्लूइड है, जो मेडुला पार्ट है, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वहाँ पे उसकी परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया को सिक्रेट कर देगा। कुछ भाग वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। ये pH के नियमन और H पॉजिटिव K पॉजिटिव आयनों के चयनात्मक सिक्रेशन द्वारा रक्त में आयनों का, यहाँ पे भी H पॉजिटिव K पॉजिटिव आयनों का यहाँ पे सिक्रेशन कर रहा है। और किस लिए, आयनों का संतुलन बनाए रखने के लिए ये भूमिका निभाता है। ओके, फिर हमारा यहाँ पे आता है न्यू हेडिंग, निस्यंद क्षनित को सांद्रण करने की क्रियाविधि, या फिर बोला जाता है इसे प्रतिधारा क्रियाविधि। तो दो चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, प्रतिधारा क्रियाविधि क्या होती है और जो निस्यंद क्षनित को सांद्रण करने की क्रियाविधि क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें निस्यंद होता है, उसको हमें पता होना चाहिए कि इसको सांद्रित करने के लिए यानी गाढ़ा करने के लिए जो सानिध्य मध्यांश वृकाणु है यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। और विशेष परिस्थितियां इसमें कौन सी आती है कि जैसे रेगिस्तान में हो, जब हमें मतलब पानी की इसे स्टोर करके रखना पड़ता है उस टाइम पे, और अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उस टाइम पे ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो काम में आता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है कि जो हेनले लूप है वो लंबा होता है, हमने जैसा पहले पढ़ चुका है। तो प्रतिधारा क्रियाविधि अब हम देखते हैं। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं, सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। पूरा 180 लीटर हम नहीं निकाल सकते एक दिन में। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
किसकी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है तो वासा रेक्टा और हेनले लूप जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें लंबे आते हैं, तो वो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस करते हैं। प्रतिधारा क्रियाविधि क्या होती है, निस्तेंद को छांद्रित किया जा सके, शरीर में से जल का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिधारा क्रियाविधि होती है हमारी बॉडी में। वासा रेक्टा और हेनले लूप का मेन रोल हो गया। फिर NaCl और यूरिया भी यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मानव के पास मतलब निस्तेंद को 4 गुना तक सांद्रित करने की क्षमता होती है। ये पॉइंट मैं पहले बता रही हूँ ताकि अभी हमारे बाद में भी ये पॉइंट आपको ईजी समझ में आ जाए। और जो मध्यांशी अंतरकाश के NaCl है वो वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है और जल को यहाँ पे वासा रेक्टा की अवरोही भुजा द्वारा लौटाया जाता है। अब हम इसको थ्योरी के द्वारा पढ़ते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्तेंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है। जो हेनले लूप है उसमें जो निस्तेंद है उसका दोनों में विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है। एक में ऐसे होएगा, दूसरे में ऊपर होएगा, तो अवरोही में नीचे और आरोही में ऊपर। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। अब वासा रेक्टा उसमें भी उल्टा होएगा। वासा रेक्टा में मतलब जो आरोही भुजा है, वासा रेक्टा की आरोही भुजा उसमें नीचे होएगा ब्लड, और जो अवरोही भुजा उसमें ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो उस टाइप से लिपटी रहती है उसमें। तो डायग्राम से देखते हैं। ये हमारी लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा, इसमें नीचे की तरफ और इसमें ऊपर की तरफ हो गया विपरीत। अब ये वासा रेक्टा है तो इसमें ये कौन सी भुजा है, ये इसकी अवरोही भुजा, जो नीचे आ रही है वो अवरोही होती है, तो इसमें नीचे की तरफ, और जो आरोही भुजा उसमें ऊपर की तरफ, तो दोनों में विपरीत हो गया। इसी प्रकार जो ये वाले और ये वाले इनमें भी विपरीत हो गया। ये दोनों की अवरोही भुजा में आरोही और इसकी अवरोही भुजा में विपरीत हो गया, और ये इसकी आरोही और इसकी अवरोही भुजा में विपरीत ब्लड का निस्तेंद का प्रवाह, ब्लड नहीं, और इसे ही बोला जाता है प्रतिधारा क्रियाविधि। मतलब एक दूसरे के वो विपरीत है, इस टाइप से प्रतिधारा उत्पन्न करते हैं। हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नज़दीकी उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतरकाश यानी मेडुलरी इंटरस्टिशियम के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। और ये इनकी जो नज़दीकी है ये एक परासरण दाब को विशेष रूप से नियमित करती है। यहाँ पे 300 होता है और 300 से यहाँ पे 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर होता है। तो इनको ये रेगुलेट करने में इनकी जो नज़दीकी है वो काम में होती है, और ये यहाँ पे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतर भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है। ये मध्यांश है, इसका ये बाहरी भाग है और ये भीतर का भाग, तो बाहर से अंदर की ओर जैसे जैसे जाता है तो बढ़ रहा है। यहाँ पे 300 था, यहाँ पे 1200 हो गया। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण होती है। किसके द्वारा ये होती है, सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालती है और यहाँ पे यूरिया वापस यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके द्वारा आता है। तो ये परासरणता NaCl और यूरिया के द्वारा यहाँ पे होती है। हाइड्रोजन H2O का यहाँ पे इतना ज़्यादा रोल नहीं है। H2O बस उसको सांद्र और तनु कर सकता है। मेन रोल हो गया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण। तो NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है। हेनले लूप की जो आरोही भुजा इसके द्वारा NaCl का परिवहन होता है, जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमित किया जाता है, यानी उसका अवरोही भुजा के साथ में विनिमय होता है। सोडियम क्लोराइड अंतरकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका जो अंतरकाश हो रहा है ये वासा रेक्टा की जो आरोही भुजा है इसके द्वारा वापस लौटा। ये इसको बाहर निकाल दिया तो वापस ये जो यहाँ पे लिया था इसने तो इसको लौटा दिया इसने। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है। यूरिया की कुछ मात्रा है वो हेनले लूप में यहाँ से विसरण द्वारा इसके अंदर आती है। हेनले लूप में यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट ने निकाल दी थी इस अंतरकाशी भाग में, फिर अंतरकाशी से यहाँ पे इसमें आ गई इसको पीएच को, यूरिन की पीएच को रेगुलेट करने के लिए। जो संग्रह नलिका द्वारा अंतरकाशी को पुनः संग्रह नलिका वहाँ से निकाल के अंतरकाश में डाल रही थी, अंतरकाश से वहाँ पे लूप ऑफ हेनले ने ले लिया। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप वासा रेक्टा के विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है। इसे ही प्रतिधारा क्रियाविधि कहा जाता है। ये हेनले लूप और वासा रेक्टा की एक विशेष तरीके से यहाँ पे इनका सेटलमेंट होता है और इसे ही हम प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतरकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। ये उसकी जो अंतरकाशी है मध्यांश भाग की जो इंटरस्टिशियल है मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसकी जो परासरणता है और प्रवणता है उसको बनाए रखती है।
इस प्रकार की अंतरकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है, और इस प्रकार की प्रवणता के द्वारा जल का वो अवशोषण में योगदान करती है और निषेध का सांद्रण करती है। और इसी प्रकार जल का अवशोषण करेगी तो निषेध को क्या कर देगी, सांद्रण कर देगी, सांद्रित कर देगी, गाढ़ा। हमारे वृक्क यानी प्रारंभिक निषेध की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यानी पहले तो हमारा कितना तनु था मूत्र, तो 4 गुना उसका मतलब गाढ़ा, हम पहले जितना सांद्र था उसका 4 गुना सांद्रित मूत्र हम उत्सर्जित करें। पहले 180 लीटर था तो फिर 1.5 लीटर हम उत्सर्जित करते हैं, तो उसका गाढ़ापन देखें तो वो 4 गुना होता है। ये निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है, और इससे हम जल का ह्रास कर रहे हैं, क्योंकि जल के ह्रास को रोक रहे हैं। जल के ह्रास को कैसे रोक रहे हैं कि क्योंकि जल का अवशोषण है, पुनः अवशोषण बार बार किया जाता है और लास्ट में 1.5 लीटर मूत्र ही विसर्जित किया जाता है। तो हमने जल को रोक लिया हमारी बॉडी में ही। हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय।